तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी का अच्छा टाइम चल रहा होगा। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ है वो चालू हो चुकी है फोर्थ सेमेस्टर की, और फोर्थ सेमेस्टर का ये फर्स्ट ही सब्जेक्ट है जिसका कोड है K4001 और इस सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ की जो सीरीज है वो चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम लेकर के आ गए हैं जो गिने चुने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस का संकलन लेकर के आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन हमारा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि विदेशी कंपनी से आप क्या समझते हैं, इसका परिचय एवं परिभाषा, और जो विदेशी बैंक हैं उनका क्या नाम है, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये क्वेश्चन आ जाता है विदेशी कंपनियों से विदेशी बैंकों तक का, कभी कभी दोनों में अंतर भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन नेम फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन बैंक। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा संकलन है, देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विदेशी कंपनी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है, और यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो डेफिनेशन, जो मेन पॉइंट्स हैं वो डाल दिए हैं, ताकि इंग्लिश वाले भी बच्चे उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए विदेशी कंपनी किसे कहते हैं। देखो, विदेश को बोलते हैं फॉरेन इंग्लिश में। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिंदी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों को क्वेश्चंस हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बात बोल रहा हूं कि दोस्तों, जब भी आप पढ़ें तो जो क्वेश्चन है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ना जरूरी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ जो हमारे दोस्त हैं हिंदी मीडियम के, उनको अगर नहीं पता है कि फॉरेन किसे बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा जरूरी है कनेक्ट करना। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विदेशी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 में दी गई है। इसके अनुसार विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी वह कंपनी है दोस्तों जिसका निर्माण या फिर निगमन, दोनों एक ही बोलते हैं, निर्माण या निगमन, इनकॉर्पोरेशन भारत से बाहर हुआ है। इट मीन्स कि वो सारी कंपनियां जो भारत में नहीं बनी हैं, निर्माण का मतलब बनना, जिनका निर्माण भारत से बाहर हुआ है, वो सभी कंपनी किस में आएंगे? फॉरेन कंपनियों में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे है। अब केवल एक यही शर्त नहीं है कि वो भारत में बनी हो, और भी है। दूसरी शर्त है, जो कंपनी फॉरेन है उनके बारे में है दोस्तों। ठीक है, चलिए, भारत में कोई व्यावसायिक स्थल हो जो या तो उसी कंपनी के द्वारा संचालित होता हो, मतलब कि उसी कंपनी के द्वारा संचालित होता हो, संचालित का मतलब उसको जो चलाने वाले हैं, या फिर किसी और के द्वारा कंपनी का व्यवसायिक कार्यालय भौतिक इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम से संचालित होता हो। मतलब कि ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो बनी तो भारत में ही हो। देखो, पहले कंडीशन थी ऊपर वाले में कि जिसका निर्माण भारत में ना हुआ हो। अब एक दूसरी कंडीशन ये बोला कि जिसका निर्माण भारत में ही हुआ हो, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले, चलाने वाले, संचालन का मतलब होता है ऑपरेट करना। ठीक है, ऑपरेट करने वाले लोग बाहर के हों। ठीक है, और वो दोनों तरीके से, एक तो भौतिक और एक इलेक्ट्रॉनिक, दोनों माध्यम से चलती हो। अब देखो दोस्तों, आप कहेंगे कि भौतिक माध्यम क्या होता है चलाने का, और इलेक्ट्रॉनिक, चलो उसको अगली लाइन में समझ लेते हैं। जैसे कि देखो, डोमिनोज है। डोमिनोज आपने कंपनी है, ठीक है, जरूर जा करके तुमने पिज्जा वगैरह बिल्कुल खाया होगा। ठीक है, तो ये भौतिक रूप से चल रही है हमारे किसमें? भारत में। और एक कंपनी है अमेजन, जो हम ऑनलाइन जिस पे सामान बुक करते हैं अमेजन पर। ठीक है, तो अब दोनों में क्या है, देखिए, दूसरे में कोई भी व्यक्ति है वो ऑनलाइन, ये सारा वर्क ऑनलाइन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन होता है। ठीक है, आप जाते हैं किसी डोमिनोज पिज्जा वाले के यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर पिज्जा खाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज तो ये हो गया। और इसका आप कोई भी सामान आपको ऑर्डर करना है, विदेशों का है, देशों, हमारे देश का है, वो सभी कहाँ से ऑर्डर करते हैं? अमेजन से ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत से चलने वाली है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चल रही है, और ये भौतिक माध्यम से चल रही है। ठीक है दोस्तों, दोनों में समझ में आ गया। चलिए, अब ये तीनों कंडीशन थी फॉरेन कंपनी के। आगे है जो भारत में व्यवसाय करती हूं वो कंपनी भी, मतलब कि कंपनी हमारे भारत में ही बनी है। ऐसा तो है नहीं अब भाई बाहर कोई कंपनी, कोई व्यक्ति तो है नहीं कि वहां पर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और वो ला करके भारत में स्थापित कर दी, ऐसा नहीं है। कंपनी भी अलग अलग तरीके की होती हैं, उसकी बिल्डिंग यहीं पर बनी हो, लेकिन उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का हो, लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो विदेशी हों, उसकी जो मतलब कि जो पॉलिसी हो, जो उसके रूल हों, जो उसका
माइंड हो कंपनी किस बेस पर है, किस पर, वो सारा फॉरेनर हो तो वो कंपनी फॉरेनर होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो विदेशी कंपनी के बारे में पता चल गया। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें। देखिए ये इतना क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर के लिए हो गया, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर हम जाएंगे 10 नंबर में तो उसके लिए थोड़ा जरूरी एक्स्ट्रा भी आप लोगों को चाहिए। चलिए तो क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए विदेशी कंपनियों के लिए नियम एवं कुछ शर्तें होती हैं, वो क्या है देख लेते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फॉरेन कंपनीज, ठीक है, वो 3 जो थी, ठीक है, वो परिस्थिति थी, कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर हम किसके बात कर रहे हैं, रूल रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए सबसे पहला रूल रेगुलेशन जो विदेशी कंपनियों के लिए है या उनके लिए है केवल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए व्यवसाय शुरू करने के 30 दिन के अंदर रजिस्टर के पास दस्तावेज जमा करना। मतलब कोई भी कंपनी है अगर वो शुरू होने वाली है विदेशी, तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर शुरू हो गई, 30 दिन के अंदर अंदर उसके जितने भी ओरिजिनल कागज हैं जो वो हैं वो सभी रजिस्ट्रार के यहाँ पर होने चाहिए। मतलब कि रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर हो जाने चाहिए। ये रजिस्ट्रार क्या होता है, रजिस्टर किसे बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट को जमा करना। देखिए विदेशी कंपनी अगर अब हमारे भारत में काम कर रही है, हमारे भारत में चल रही है, तो उसकी जो बैलेंस शीट होगी वो हमारी भारत सरकार के पास में वो उसको दिखाएंगे कि हमने तुम्हारे देश में ये काम किया है, इससे इतनी हमने इनकम की है और इतना हमें घाटा हुआ है, जो भी कंडीशन है वो सारी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रूल है 2। तीसरा है भारत में विदेशी कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे लोगों और कंपनियों को पूरा विवरण देना होगा। देखिए जो उस कंपनी में, जो विदेशी कंपनी है, जो उस कंपनी में, जैसे कि अभी मैंने बताया था अमेजन है, ठीक है, या फिर दूसरा हमने जो एग्जांपल लिया था, ठीक है, वो लिया था हमने डोमिनोज का। ठीक है, एक हम कंपनी किसी और कंपनी का आपको समझाने के लिए ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ सैमसंग का। ठीक है, सैमसंग जो मोबाइल करती है, ठीक है, सैमसंग बहुत सारे कंपनियां, लेकिन सैमसंग हमारे भारत की नहीं है। ठीक है, ये शायद दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, पता है तो मुझे लग रहा है कि दक्षिण कोरिया की है। आप बताइए कहाँ की कंपनी है। ठीक है, सैमसंग। तो अब देखो सैमसंग कंपनी हमारे भारत में है, ठीक है, लेकिन इसका जो डिपार्टमेंट है वो है हमारे भारत का, लेकिन वो ऑपरेट किससे होता है, वो मतलब कि कौन ऑपरेट करता है उसको, विदेशी ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो विदेश के आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ की कंपनी वहाँ के लोग आ रहे हैं, तो उसके जितनी भी डिटेल हैं, ठीक है, लीगल सारे सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भारत सरकार के पास में जमा होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। दूसरा है परिविवरण, प्रोस्पेक्टस जारी किया जा सकता है। मतलब प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि वो जो कंपनी के पास में फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, सुविधाएं क्या क्या वो प्रदान करने वाली है उस कंपनी को चला करके, वो क्या क्या करने वाली है। ऐसा तो है नहीं कोई कंपनी है दोस्तों, ठीक है, अब वो क्या, जैसे कि थाईलैंड में, जो थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड में वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं वहाँ पर वो मसाज है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है, थाईलैंड में। तो अब थाईलैंड की कंपनी आकर में कोई मसाज सेंटर खोल लेती है, ठीक है, तो अब भारत के लोग मतलब कि जो भारत सरकार है उससे कहेगी प्रोस्पेक्टस दिखाओ क्या है, किस तरह की आप मसाज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो अपना प्रोस्पेक्टस देगी, इस तरह की मसाज करेंगे। ठीक है, तो भारत उसमें ये देखेगी कि कौन कौन सी मसाज यहाँ पर कराने के लिए क्या है, अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, कौन सी समाज के हित में है, कौन सी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उनको करेगी। जो फीचर्स भारत सरकार को अच्छे नहीं लगेंगे उनको काट देगी कि भाई ये काम नहीं कर सकते, बाकी औरों को कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है। 5th है पेनल्टी, कंपनी के ऊपर न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 3 लाख नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 30,000 तक हट जाने का प्रावधान है। पदाधिकारी के ऊपर न्यूनतम 25,000 और अधिकतम 5 लाख का, मतलब ये जितने भी रूल हैं, अगर कोई इन रूलों को ब्रेक करता है तो उनके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम 30,000, ठीक है, और मतलब कि 30,000 ये नियमों का उल्लंघन करने पर है। ठीक है, और अधिकतम कितनी है, 30,000 भी है, 25,000 भी है और 5 लाख भी है। अब इसमें क्या है कि कंपनी के ऊपर तो है न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 3 लाख। अब कंपनी में करने वाला कोई पदाधिकारी है, उच्च पदाधिकारी, तो उस पर कम से कम 25,000 और अधिक से अधिक 5 लाख। ठीक है, और ये नियमों का उल्लंघन अगर कोई भी क्या था, नॉर्मल तो ये है ही है, कम से कम 30,000। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कंपनी को अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड पर अपना नाम व निगमित देश अर्थात जिस देश में कंपनी का निर्माण हुआ है उस देश
उस देश का नाम लिखना अनिवार्य है। यह नाम अंग्रेजी और जिस राज्य में उस विदेशी कंपनी की शाखा ब्रांच है उस राज्य के क्षेत्रीय भाषा में लिखा होना चाहिए। अब आपने जब भी देखा होगा, देखिए ये रूल है, ठीक, कितनी अच्छी बात जानकारी पता चले, मुझे भी अभी पता चला है, ठीक है, जब मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था तभी पता चला था, ठीक है, कि देखिए जो भारत की कंपनी है, सपोज दैट के दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है, कोई दक्षिण कोरिया कंपनी है और भारत में आकर हमारे यहाँ बुलंदशहर में या फिर मेरठ में या फिर यहाँ पर आकर को कंपनी लग जाती है, ठीक है, और दक्षिण कोरिया वाले जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में ही उस कंपनी का नाम लिख देते हैं, हमें क्या घंटा समझ में आएगा? वो नहीं आएगा ना। तो क्या है उसका कंडीशन क्या है? एक तो हिंदी भाषा में लिखना होना चाहिए नाम, ठीक है, और उसके साथ साथ में हमारी जो यहाँ की राज्यिक भाषा है, जैसे कि हिंदी है, ठीक है, राज्यिक भाषा, तो उसमें लिखा होना चाहिए ताकि हम पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे 7वां रूल है, कंपनी का नाम और कंपनी के निगमित देश का नाम सभी दस्तावेजों पर लिखा होना चाहिए। मतलब कि जितने भी दस्तावेज कंपनी अपने, लेटर पैड आपने सुना है ना, लेटर पैड, ठीक है, लेटर पैड क्या होता है कि जिस भी कंपनी, स्कूल, कोई संस्था हो, कोई कॉलेज हो, कोई कुछ भी हो, उसका खुद का एक लेटर पैड होता है, ठीक है, ओरिजिनल दस्तावेज होता है, जिसपे वो लिख करके एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी को चिट्ठी लिख सकते हैं, किसी को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, उससे। तो वो किसका होना चाहिए? खुद की कंपनी का, मतलब लेटर पैड जरूर होना चाहिए। आगे है, ऋण पत्र जारी किया जा सकता है। ऋण पत्र अब क्या होता है? ऋण पत्र क्या होता है भाई साहब? देखो अब इंपॉर्टेंट चीज है ऋण पत्र के बारे में। देखिए जैसे सैमसंग की कंपनी है और सैमसंग की कंपनी यहाँ पर आकर के क्या कर रही है, यहाँ पर आकर के अपना काम कर रही है, लेकिन अब क्या होता है, उस पर वो कर्ज लेती है दूसरों से, मतलब कि शेयर होल्डर्स होते हैं, दूसरों से कर्ज लेती है, इन्वेस्ट करवाती है, और उसके पास में लगता है ऋण बहुत है, तो वो भारत सरकार को ऋण पत्र जारी करेगी, भारत सरकार लेगी, पहले दिखाओ भी कितना कर्ज है तुम्हारे ऊपर। अब कंपनी की, अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी की टोटल जो वैल्यू है वो सपोज दैट कि वो है 100 मिलियन, 100 मिलियन कंपनी की वैल्यू है, जो चल और अचल संपत्ति दोनों में, लेकिन उसके ऊपर जो ऋण है, कर्ज है, ठीक है, वो है 150 मिलियन, ठीक है, 150 मिलियन। तो अब भारत सरकार का दिमाग खटकेगा, ये कंपनी कभी भी भाग सकती है, ठीक है, और अगर ये भाग भी गई तो 100 जो मिलियन है, ठीक है, वो तो इस कंपनी को हम चुका देंगे, कंपनी से बेचकर चुका देंगे, लेकिन जो 50 मिलियन है वो कहां से चुकाएंगे? तो इसमें नोटिस कर देती है सरकार, कर लेती है, इसलिए वो कुछ गड़बड़ ना करे और उससे पहले बोल देती है कि उससे बोलती थी हाँ भाई कहाँ से चुकाओगे ये बताओ, ठीक है, तो उसके जो कंपनी और होती हैं वो उनसे साझा करते हैं, भाई वो देगी या कुछ भी करते हैं, वो अरेंज करते हैं, नहीं तो सरकार इस पर क्या कर देती है, आ जाओ भाई यहाँ पर, मैं हमें बता दूं पहले विवरण क्या है, क्योंकि वरना फिर हमारे देश में आकर के वो घटा करके तो चले जाएंगे, ठीक है, उसका भुगतान कौन करेगा? समझ में आ गया? तो ऋण पत्र इसलिए जारी किया जाता है, मतलब कि कर्ज पत्र। चलिए आगे है 8वां पॉइंट है वार्षिक विवरण, एनुअल रिटर्न दिखाना होगा। देखिए कितना उसने कमाया और कितना खर्च किया ये उसको दिखाना होगा, ठीक है। चलिए आगे है 10वां, सभी करो जीएसटी एंड इनकम टैक्स को जमा करना होगा। भाई साहब जो हमारे देश में है, जो अभी जैसे जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी है, तो अब जीएसटी के अकॉर्डिंग जितना भी उसको वो चुकाना ही होगा, अगर नहीं चुकाएगी तो खैर वो तो देश के लिए भी, लेकिन विदेशों के लिए भी ये है, वो चुकाना पड़ेगा। आगे है 11 पॉइंट, निर्धारित शुल्क पर सारे दस्तावेज दिल्ली के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा किए जाएंगे। देखिए पूरे देश में कहा गया जितने भी निर्धारित शुल्क है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द, जो भारत सरकार ने जो कुछ निर्धारित कर रखे होंगे भी इतने रुपए जो भी है, तो वो सारे के सारे जो उनके दस्तावेज होंगे वो दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफिस में उनको जमा कराने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? विदेशी कंपनी और उसके ब्यौरे, ठीक है। अब जो जो कंडीशन दोस्तों, एक चीज मैंने और बताई थी कि यहाँ पर इसमें बैंक का भी था, तो जिस तरह से ये कंपनी विदेशी हैं उसी तरह से उन्हीं रूलों पर काम करते हैं बैंक, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आई होप के क्वेश्चन हेल्पफुल तो बहुत है, आपको पसंद आ गया होगा। कोई कमी लग रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके साथ हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जो हमारे नजरिए से नहीं आया हो अभी या फिर हमारे से छूट गया होगा, तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको क्या मिलेगा, ये सभी जितनी जितनी भी वीडियो हम बना रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है
ठीक है, जितने भी हमारे पीडीएफ हैं वो सब वहां पर हम शेयर कर देंगे, आप वहां से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और व्हाट्सएप पे जो नई इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, उनके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, पढ़ते रहिए। आगे जो प्रश्न है वो आने वाला है, पुनर्निर्माण क्या है, व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन अंडर कंपनी लॉ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।